अभिषेक सिंह। अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो आपको पता ही है कि लास्ट ईयर जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग वो इंडिया आए थे और वो चेन्नई के पास एक छोटी सी जगह है महाबलीपुरम, जिसे लोकल लैंग्वेज में मामलापुरम भी कहा जाता है, वहाँ पे भी गए हुए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ में। और आपको पता है कि महाबलीपुरम के जो शोर टेम्पल्स थे वो काफ़ी फेमस हैं और वहाँ पे इन दोनों ने खुद लोगों ने मतलब टूर करा था, एक्सप्लोर करे थे साथ में और सारी बातचीत इनकी वहीं पे हुई थी। तो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री एंड कल्चर उस एरिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो सीरीज़ है ये बेसिकली हिस्ट्री का जो हिस्ट्री एंड कल्चर का एक पार्ट होगा। पहले हिस्ट्री पढ़ते हैं साउथ इंडिया की, क्योंकि साउथ इंडिया भी थोड़ी सी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ अभी न्यूज़ में भी रही है। और अभी 2 दिन पहले ही की बात है, जो तमिल कुछ लिटरेचर्स के जो है प्राइम मिनिस्टर हमारे डिस्कशन करते हैं कि वहाँ से हमें कुछ सीखना चाहिए। तो तमिल या जो साउथ इंडियन बेसिकली जो लिटरेचर है, जो कल्चर है, जो हिस्ट्री, वो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हो जाती है करंट अफेयर्स और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम थोड़ा सा इस समय स्पेसिफिकली साउथ इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे, एंशिएंट से लेकर के कोशिश करेंगे मिडेवल तक कवर करने की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो लेक्चर है मैं कोशिश करूँगा बाइलिंगुअल रखने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये क्लियर हो सके। सो गाइज़, आई विल बी इन लास्ट ईयर Chinese President Xi Jinping visited India, and he, along with our Prime Minister Mr. Narendra Modi, went to a city called Chennai, that is the capital of Tamil Nadu. The ancient city of Mahabalipuram, or which is locally called as Mamalapuram, which is located 60 kilometers south of Chennai. There they together went, and all the meetings were held there. And the main area of their visiting was the shore temples and the related architectural sites. All right, the ancient sites. So, and just couple of days before, I think 2 or 3 days before, Prime Minister again discussed about Tirukkural. It's you can say a text in Tamil language. He said that people should go through it. So it becomes in current scenario very important for various examinations point of view, that we should know about history, culture and literature of South India, because it may pop up into various examinations in form of questions. All right, so we will be discussing it. So guys, let's start with pre-South Indian cultures, or what we know. I'll be teaching starting from the end of the Mauryan Empire. When Mauryan Empire was declining, from there I'll be starting my lectures. All right, तो दोस्तों शुरू करते हैं मौर्यन से। तो आप देखते हैं जो मौर्यास थे, मौर्यास के साथ जो इनकी शुरुआत क्या हुई थी मौर्यन एम्पायर की, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। सो गाइज, चंद्रगुप्त मौर्य was the first emperor of the Mauryan Empire, or he was the patriarch, or he was the one who started this empire, followed by his son Bindusar, followed by his son अशोका। तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी शुरुआत करी थी। उसके बाद उसका अगला जो शासक था वो बिंदुसार था, और उसके बाद बिंदुसार का जो पुत्र था अशोक, उसने सत्ता की कमान अपने हाथों में ली। हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने के टाइम पे ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत में, और सिकंदर की जो सेना थी जो भारत से वापस गई थी, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का एक काफ़ी अहम योगदान था। फिर हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर के काफ़ी बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में सफल होते हैं। और लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जब बिंदुसार की बारी आती है, तो बिंदुसार के पूरा जो रीन रहा है उसमें हम कोई बहुत मेजर वॉर के बारे में नहीं सुनते हैं। सुनते हैं ये, लेकिन अशोक जो बिंदुसार का बेटा था, उसने जो मौर्य साम्राज्य था उसकी जो पताका थी उसको चौदिशाओं दिशाओं में बहुत फैलाने में अपना योगदान दिया। और जो सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ इस पूरे साम्राज्य का, मौर्यन साम्राज्य का, वो अशोक के ही शासनकाल में हुआ। लेकिन अशोक के बाद जो अशोक के उत्तराधिकारी थे वो साम्राज्य को बचा नहीं पाए, संभाल नहीं पाए। उसके कई कारण थे, तो हम उन पे आएंगे। पहले मैं इंग्लिश में इसको रिपीट कर लूँ। सो गाइस, चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फर्स्ट एम्परर, और ही वाज द पर्सन हु स्टार्टेड दिस मौर्यन एम्पायर, फॉलोड बाय हिज सन बिंदुसार reigned after him, and his Bindusar's son Ashok reigned after Bindusar. The first
and the third emperors, that is Chandragupta Maurya and Ashoka, were the ones who spread the empire to its maximum limits. All right, whatever boundaries we see in histories of the Mauryan Empire, the apex was reached in the time of Ashoka and it was initiated in the time of Chandragupta Maurya. But the reign of Bindusar was mostly peaceful. We don't find much of warfare or expansionist program going on under his reign. All right, so we will be studying after Ashoka. So what we see during the reign of Ashoka, many international events were going on. First of all, China was building its Great Wall. So since China was building its Great Wall, so the Mongols, who frequently attacked China and invaded it and looted it, were not able to percolate into China for their regular war booty. All right, so this once this wall, see, this is Mongolia and south of it is China. So now if Mongols are not able to invade into China because of this wall, what will they do? They will start moving westward and then they will start coming to India. All right, but they will not come directly into India. They will wage war on their neighboring states, which will eventually move southeastwards towards India, and thus the Mauryans will have to face again a series of invasion on its northwest frontier. All right, starting from the Kabul region and Kandahar, Kabul, Kandahar and Peshawar region, which was actually the northwest frontier of the empire. So the most prominent attacks were on that field, and since I have just told you that the successors of Ashoka were not very proficient in warfare or in their capacity of a king, also they were not that much efficient as Ashoka, Bindusara or Chandragupta Maurya, so they were not able to keep their empire together. Again, in 232 BC, this year is very important because in this year Ashoka steps down as emperor. तो दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं चंद्रगुप्त अशोक के ही समय पे एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना घट रही होती है कि जो चीनी साम्राज्य है वो अपने उत्तरी सीमा पर अपनी महान दीवार का निर्माण कार्य शुरू करता है और इससे एक बहुत वैश्विक इसका प्रभाव पड़ता है। इसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट है, इसका जो प्रभाव है वैश्विक, वो काफ़ी बड़ा होता है। कैसे, ज़रा इसको देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये चीन है और ये है मंगोलिया, ठीक है। इसके बीच में क्या है, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो चीन की दीवार है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो मंगोल हैं, आपने पढ़ा ही होगा कि मंगोल क्या थे, लुटेरे थे, उनका अपना कोई साम्राज्य नहीं था। ये बेसिकली बंजारों जैसा जीवन जीते थे, चरवाहों का पूरा इनका कल्चर हुआ करता था। और चाइना क्या था, एक सेटल्ड, चीन जो था एक सेटल्ड साम्राज्य था, एक सभ्य साम्राज्य की तरह था, एक राज्य था जहाँ पूरी शासन व्यवस्था थी। तो ऑब्वियसली ये जो चाइना था, ये क्या करते थे, मंगोल लूटते थे और लूट के यहाँ से जो भी लूट का सामान था उससे ले जा कर के अपना बाकी सारा काम करते थे। तो अब जैसे ही चीन की दीवार खड़ी होगी, सबसे बड़ा जो चीज़ होगा मंगोल, जो कई 100 सालों से चीन पे आक्रमण करके वहाँ से लूटपाट मचा करके अपना सारा कुछ करते थे, अब वो ये काम नहीं कर पाएंगे। तो उनके पास ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि मंगोलिया का अगर आप भौगोलिक जो परिवेश है, जो परिदृश्य है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो पूरा एक घास का मैदान है, बेसिकली स्टेपीज़ का एक छोटा सा पार्ट वहाँ पे आता है और रेगिस्तान का भी हिस्सा है। वहाँ ज़्यादा खेती होती नहीं, हो नहीं सकती, आज भी नहीं होती है। तो वो क्या करेंगे, जो मंगोल हैं वो ऑब्वियसली अपने दक्षिण पश्चिम की ओर मूव करना शुरू करेंगे। उस समय जो शक, हूण और जो ग्रीक के जो रेमिनेंट्स थे, यानी शक, हूण और पहलवी और जो तमाम साम्राज्य थे जो अफ़गानिस्तान, उत्तरी अफ़गानिस्तान और ईरान के साइड थे, धीरे धीरे उधर आक्रमण करना शुरू करेंगे, क्योंकि इधर तो बीच में चीन की दीवार है। अब जब हूणों का दबाव इन राज्यों पर आएगा तो ये करेंगे क्या, ये राज्य भारत की ओर दबाव बनाना शुरू करेंगे। ये भारत की ओर आक्रमण करके अपना विस्तार भारत की ओर करेंगे। और मैंने अभी आपको बताया जो अशोक के उत्तराधिकारी थे,
ये एक प्रशासक के तौर पे और एक योद्धा के तौर पे और एक रणनीतिकार के तौर पे कोई बहुत विशेष काबिल नहीं थे, ये बहुत कमज़ोर हुआ करते थे। तो ये जो तत्कालीन परिस्थितियों में को जिस तरीके से उनको उस पर कार्य करना चाहिए था वो उसको नहीं कर सके और उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि अशोक ने भी उन चीज़ों पे कोई विशेष ध्यान दिया नहीं। तो हुआ क्या, जो साम्राज्य था अशोक के जाने के बाद, अशोक के मृत्यु के बाद कई आक्रमणों का शिकार हुआ। तो जरा हम देखते हैं, एक वर्ष था 232 BC, ईसा मसीह से ईसा पूर्व 232 ईसा पूर्व एक साल जो वर्ष था, जहाँ पे हम देखते हैं अशोक अपनी सत्ता की वागडोर, अपनी सत्ता की कमान अपने पुत्र के हाथों में दे देता है और रिटायरमेंट में चला जाता है। तो जब अशोक रिटायरमेंट में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि अशोक को भी बहुत संघर्ष करना पड़ा था कुछ राज्यों को मौर्य साम्राज्य के भीतर लाने में, जिसमें एक था उड़ीसा का साम्राज्य, ठीक है। और आप ये भी देखेंगे कि अशोक जब राजकुमार थे और राजा बनने के बाद भी तक्षशिला जो राज्य था वहाँ अक्सर विद्रोह की बिगुल बजती रहती थी। तो जो उत्कल साम्राज्य है या जिसे उड़ीसा कहते हैं, वहाँ पे भी आप देखेंगे जब अशोक जैसे ही रिटायर होते हैं तो जो साम्राज्य के सीमाओं पे जो छोटे छोटे राज्य थे वो अपने आप को स्वतंत्र या स्वायत्त घोषित करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही स्वतंत्र या स्वायत्त घोषित करना शुरू करते हैं, आप देखेंगे मौर्य राज्य की जो वास्तविक सीमा है वो कम हो जाती है और नए साम्राज्य उभर कर हमारे सामने आते हैं परिदृश्य में, ठीक है। सो गाइज, एज आई हैव टोल्ड यू, इन द ईयर 232 BC व्हेन अशोका स्टेप्स डाउन एज एन एम्परर and crowns his son as the next emperor of the Mauryan Empire, what we see, many states of his empire starts declaring either autonomy or complete independence, because it was Ashoka who held the empire together. It was his persona, it was his capabilities which held the empire together. Even when the Mauryan Empire not wiped out completely, still many small states starts to emerge in the northwestern frontier of its empire. All right, in the Kabul region, in the Takshashila region, and if you have studied the Mauryan history, you will be clearly seeing that even in the lifetime of Ashoka, there were twice the rebellion in the state in the province of Takshashila, all right, or the province of Gandhar. So once during his princehood, Ashoka himself went and subdued the rebellion, all right. So once Ashoka stepped down as an emperor, these were the states to declare autonomy or complete independence from the Mauryan rule, all right. So this story which we will be discussing now is after the stepping down of Ashoka as an emperor, all right. So when Ashoka steps down as an emperor, what happens? There were a chain of weak successors. What happens in the year 180 BC? Pushyamitra Shunga was general of in the Mauryan Empire. He overthrew the Mauryan emperor and made himself or proclaimed himself as the new king or new emperor. And as I have already told you that many provinces started declaring themselves as independence. So the Shunga Empire did not inherit the entire Mauryan Empire as it was in its zenith, all right. तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी आपसे कहा कि अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो बहुत सक्षम नहीं थे, बहुत कुशल नहीं थे। तो 180 BC के आसपास जो पुष्यमित्र शुंग था, जो कि सेनापति था मौर्य साम्राज्य का, उसने तत्कालीन मौर्य जो सम्राट था उसको उखाड़ फेंका सत्ता से, और इसके साथ ही जो मौर्य साम्राज्य था उसका अंत हो जाता है और एक नया शासन व्यवस्था, एक नए राज्य की उत्पत्ति होती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं वंश की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है शुंग वंश, ऑल राइट। सो तो जो पुष्यमित्र शुंग था इसके हाथ में सत्ता की बागडोर जाती है और आप देखते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वहाँ पे पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तो दक्षिण में भी कुछ, अब आप देखेंगे कि आज के अंग्रेज़ों का भी अगर आप इतिहास पढ़िए, जब भारत गुलामी के दौर से गुजर रहा था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस समय पे भी, या
आप मुगलिया सल्तनत के बारे में भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो विंध्या की पहाड़ियाँ हैं, फिर सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं, फिर जो दक्कन का जो पठार है पूरी, ये एक ऐसे जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ बनाती हैं कि जो कम्युनिकेशन है नॉर्थ टू साउथ थोड़ा सा बहुत एफिशिएंट नहीं रह जाता। और आज से 2000 साल पहले, 2200 साल पहले तो ये और भी मुश्किल था। ठीक है, तो जैसे ही साम्राज्य का पतन होता है बहुत सारे अन्य राज्य भी सत्ता पे आते हैं, और इसलिए भी आ जाते हैं क्योंकि जब बगावत होगी या कुछ भी होगा तो इतनी आसानी से सेनाओं का एक जगह से दूसरी जगह जो आवागमन है वो इतनी आसानी से हो नहीं सकता, तो साम्राज्य को कंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। ठीक है, तो आप देखेंगे पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य शुरू होता है, और इसी समय दक्षिण भारत में एक साम्राज्य जो है, एक वंश का आवाज़ शुरू होता है, इसको कहते हैं सातवाहन। सातवाहन वंश की शुरुआत होती है दक्षिण में। ठीक है, मैं इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ। सो गाइज, एज वी नो दैट after Ashoka stepped down as an emperor, many states and or the provinces started declaring themselves autonomous or independent of the Mauryan yoke. In South India, there emerged a dynasty called Satavahanas, which appeared to be a feudatory of the Mauryas. All right, and geographically speaking, between North India and South India, there is a barrier which is called the Vindhya and Satpuras, and then it is entire Deccan Plateau, and which is not very, you can say, even in the times of this Mughal Empire, or even in the times of British India, the communication was not very frequent because of this. All right, so the Pushyamitra Shunga started his empire or his kingdom as, or his dynasty as the Shunga dynasty in 180 BC, when he eliminated or he exterminated or he just wiped out the Mauryan Empire. In South India, on the ruins of the Mauryan Empire emerges Satavahan dynasty, all right, which rules for more than 200 to 300 years. All right, so the South Indian history which we are going to study will be from the Satavahan phase. All right, so again, this is the Mauryan Empire. You can see its limits. All right, it is comprising of area of modern Afghanistan as well as Pakistan, modern Bangladesh, and a great part of southern India. So when it fell, when Mauryan Empire came to an end, two big empires or two big dynasties which came to rule the remnant of this empire. In north, it was succeeded by Shungas in North India, and after Shungas, the Kanvas came and ruled the remaining the northern India. In southern part, this part was ruled by Satavahanas. All right, they ruled almost for 300 years, and in Puranas, which are religious book of Hindus, they mentioned Satavahanas as Andhras. All right, and in history these people are mentioned as Satavahanas. All right, तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के बाद जैसा कि मैंने बताया, उत्तर भारत में शुंग जो साम्राज्य वो शुरू होता है, शुंग वंश का साम्राज्य शुरू होता है। दक्षिण में भारत में सातवाहन जो वंश था उसका साम्राज्य शुरू होता है, और सातवाहन को जो पुराणों में आंध्रों के नाम से जाना गया है, आंध्र साम्राज्य के नाम से जाना गया है, और कहते हैं इन्होंने 300 साल तक शासन किया। और जब हम हिस्ट्री को खोजते हैं तो वो जो फेज़ था, वो जो पूरा दौरान था 300 वर्षों का, और जिस दौर में वो कहते हैं ना, जिस एरिया में इनका साम्राज्य था, जिसको पुराण कहते हैं कि आंध्र साम्राज्य था, उसको हम सातवाहन साम्राज्य के तौर पे पहचानते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इनका इतिहास। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है, दक्षिण भारत में जो डेक्कन की पठार है, सातवाहन से पहले जो थे लोग, उनकी एक विशेषता थी, वो मेगालिथ बिल्डर के नाम से कहे जाने जाते हैं। अब हम जरा समझते हैं मेगालिथ बिल्डर क्या है। मेगालिथ, ये आप ऐसे कह लीजिए कि ये जो पूरा साम्राज्य था ना, ये पूरा इलाका, ये अपने आर्किटेक्चर के नाम से नहीं जाना जाता था, ये जाना जाता था मेगालिथ बिल्डर के नाम से। मेगालिथ क्या था? मेगालिथ है बेसिकली इनकी कब्र। ये अपने
जो अंत्येष्टि की क्रिया थी अपने जो इनके जो परिवार के समाज के लोगों की जो मृत्यु होती थी तो उनके जिस तरीके से अंतिम संस्कार करते थे उससे इनकी जो कब्रें प्राप्त हुई हैं उसके हिसाब से इनको नाम दिया गया है। तो सातवाहन से पहले जो डेक्कन का इलाका है वहाँ मेगालिथ बिल्डर्स बहुत ज़्यादा थे। मेगालिथ क्या अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो पूरा एरिया था डेक्कन का जो प्री सातवाहन सेटलमेंट थी वो आप देखेंगे वहाँ पे क्या था, रेडवेयर यानी लाल बर्तन थे और काले और लाल बर्तन वहाँ पे मोस्टली पाए गए हैं, ठीक है। और उसमें से ज़्यादातर थे वो क्या थे, इसमें से भी आयरन यूजिंग, यानी कि ये लौह युग में प्रवेश कर चुके थे, लोहे का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन ये स्टिल अभी भी ये मेगालिथ बिल्डर्स थे, ठीक है। सो गाइज द प्री सातवाहन सेटलमेंट और all the settlements before the Satavahan Empire emerges, it is indicated by the megaliths or the burial places, all right, and the pottery which we find in those area is redware and black and redware and also the russet ware. But most of these sites which are found or after excavation, they are found to be iron using but still in the megalith phase, all right. So these megalith builders acquired materialistic culture after contacts from North India. तो ये जो मेगालिथ बिल्डर्स थे इनमें जो सभ्यता की शुरुआत हुई या जो हम देखते हैं इनका जो इवोल्यूशन हुआ, ये हुआ उत्तर भारतीय संघ, जो इनका जो है एक तरीके से आवागमन हुआ, जब इनका जो इनसे मेल मिलाप हुआ उसी के चलते यहाँ पे क्या हुआ, सभ्यता का विकास तेज़ी से हुआ। तो कैसे हुआ जरा हम इसके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं। जब आप मेगालिथ्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आयरन प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं मिला था, यानी जो लोहे का हल था वो बहुत ज़्यादा नहीं मिला है। धान की जो खेती होती है, ट्रांसप्लांटेशन का तरीका होता है, वो भी पहले नहीं होता था, ये भी इनको उत्तर भारत से मिला। अर्बनाइजेशन भी ऑब्वियसली उत्तर भारत से हुआ क्योंकि व्यापार शुरू हो चुका था, और लेखनी राइटिंग ये भी क्या हुआ, उत्तर भारत से ही, उत्तर भारतीय जो इनका मेल मिलाप होता है उसी से इनको मिलता है। और इससे क्या होता है, राज्य के निर्माण के सारी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तत्कालीन समय में राज्य निर्माण के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी थी एक बृहद राज्य के निर्माण के लिए, वो ये सारी चीज़ें इससे मिलती हैं। और इससे क्या होता है, ये किसके अंडर में होता है, सातवाहन में, ठीक है। अब जरा हम पढ़ते हैं तो so guys, in Satavahana's phase, when the state emerges, it was not entirely in the dark age, or you can say in very megalith state, all right, because it is before Satavahana phase that megaliths are identified in the Godavari and Krishna region, or the region where this Satavahana's empire was there. But since in Mauryan time as well, there were instances of trade between north and south. So obviously due to this contact, there were many aspects of North Indian advances which reached to the south, all right, due to which the materialistic culture of South India started to evolve, all right. So what were the evolutions in the materialistic culture of South India that we witness in the starting of Satavahana phase? So this was iron plowshare. So this is the plow made of iron which we see in the Satavahana phase. Paddy transplantation, the practice of paddy transplantation in agriculture, urbanization, the growth of urbanization and also of writing. So in pre-Satavahana phase we do not witness such things. It is in Satavahana phase, when the Mauryan empire was decaying, we see these factors propping up, and it was due to these factors which made conditions ripe for a state formation under the Satavahanas, all right. So under the Mauryas, this I have already told you, the north went to Shunga and south went to Satavahanas. So these Satavahanas, we know of them because of their earliest coins and inscriptions. There is no written history, very elaborate written history found of Satavahanas. We do not find, like we know of like Mughal Empire and British Empire, very elaborative history and very documented history is available, readily available to us.
but the ancient history is not readily available to us. We come to a conclusion that how situations would have been in that era by excavations, by architectural excavations or excavations in which we found remains of buildings or graves or temples, or even like very when excavations are done, very inscriptions are also found, very the spread of coins are also found in various excavations. So we come to an idea, we assume that what would have been the situation. All right, so based on that we assume a history, and this is, and whatever history we are going to study is based on that assumption, because as I have already told you that there is not a very elaborate and written history of that phase available to us. All right, so Satavahanas, they defeated Kanvas, who were the successor dynasty of Shungas in 1st century BC, and established power in parts of central India. So what is, and again we see earliest coins and inscriptions of Satavahanas in northern Maharashtra. तो दोस्तों सातवाहनों के जो शिलालेख मिले हैं, जो सिक्के मिले हैं, या जो भी चीज़ें मिली हैं वो उत्तरी महाराष्ट्र के एरिया में मिली हैं, और उनके इसी शिलालेख से हमको पता चलता है कि प्रथम शताब्दी बीसी में, पहली शताब्दी बीसी में मौर्यों ने को शुंग ने हटाया, शुंग साम्राज्य मौर्य के बाद आया, और शुंग के बाद कण्व साम्राज्य आया, और कण्व साम्राज्य का और सातवाहनों का आमना सामना होता है, और वो हमें कहाँ से पता चलता है, उनकी प्रथम पहली से जो शताब्दी है उसके इंस्क्रिप्शन से, जो कहाँ से मिलता है हमें, मध्य भारत में हमें मिला है। और उनके जो अर्लीस्ट, जैसे मैंने बताया, जो शुरुआती सिक्के मिले हैं, जो सातवाहनों के सिक्के, उनके जो शिलालेख मिले हैं वो गोदावरी के ऊपर ही मिले हैं, हमें उत्तरी महाराष्ट्र मिले हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता क्या चलता है, जो सबसे पहले जो सातवाहन साम्राज्य था वो कहाँ था, उत्तरी महाराष्ट्र में था, और आंध्र, जो उत्तरी महाराष्ट्र और आंध्र का इलाका था, वहीं पे ये साम्राज्य की शुरुआत हुई। ठीक है, यानी बाद में विस्तार करके जितना भी फैला हो, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई इस साम्राज्य की, वो शुरुआत कहाँ से हुई, उत्तरी महाराष्ट्र से और आंध्र प्रदेश से। ठीक है, और हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे उनका विस्तार कहाँ तक हुआ, पूरे आंध्र में और कर्नाटक क्षेत्र में। ठीक है, सो गाइज, सातवाहनास defeated Kanvas, and how we come to know about this? It is a Satavahan inscription which is found in central India, discusses about their victory over the Kanvas. All right, and most of their early inscriptions and coins which are recovered or which are discovered are from the northern Maharashtra area and northern Andhra area. So we come to a conclusion based on that it was in North Maharashtra and North Andhra that this empire first puts its you can say foundations. All right, its foundations were laid in northern Maharashtra and Andhra region. It was later eventually that the successive Satavahana rulers stretched their empire to the southern Andhra and entire Karnataka regions. All right, so you can see this is the map of ancient India. So you can see this is the stretch of, this is the stretch of Satavahan Empire at its zenith. This, dear friends, is Godavari river, and this is the Krishna river, and the valley between it, this is very fertile. All right, so you can see this was the Satavahan territory. So when any empire flourishes and assimilates sufficient amount of riches, what will it do? The next tendency of any empire is to build a huge army and expand its territory, or its, you can see, the expand itself. All right,
So where will it expand? Obviously, the ancient part of Chola, Pandya and Chera, there you can see it was entirely mountainous area, and it was not wise to be there, to reach there. And also, since Satavahana Empire, it was earlier it started in northern Maharashtra and Andhra region, so eventually they will percolate to southward areas. What will they do? They will first come in contact with the Shakas. All right, so when they will first come in contact with the Shakas, or they will be the immediate neighbor of the Satavahan Empire, their first conflict is bound to happen with Shakas, because it is either they will expand in south or they will expand in north. So in south they are yet to reach the southern limit of their boundaries, but in northern area the Shakas were there. And let me mention you, as you have if you have studied, Shakas were the invaders. So obviously if Shakas are the invaders, they will also have a tendency to expand their empire. All right, so they will push into Satavahana boundary. So in order to defend themselves or expand their boundary, the Satavahana will first come into any kind of conflict with Shakas. All right, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये सातवाहन साम्राज्य की जो सीमाएं हैं। और मैंने आपको जैसा कहा कि उत्तरी महाराष्ट्र और आंध्र क्षेत्र में ही सातवाहन साम्राज्य की शुरुआत हुई। तो वो इलाका लमसम ये पड़ता है जो उत्तरी आंध्र प्रदेश है और आपका उत्तरी महाराष्ट्र है। धीरे धीरे ही इनका विस्तार होगा, कहाँ पे? दक्षिण की ओर विस्तार होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनके उत्तर में शकों का क्षेत्र हुआ करता था। और शक क्या थे? ये एक तरीके से कहिए आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे। ये आक्रमण करके इन्होंने भारत के इस क्षेत्र पे अपना आधिपत्य स्थापित किया था। और इसी के चलते, क्योंकि ये आक्रमणकारी थे, ये इन्वेडर्स थे, तो इनकी जो एक वो कहते हैं ना कि मानसिकता क्या होगी, विस्तारवादी। इनके मानसिकता बिना कहे विचारवादी होगी, तो विस्तारवादी होगी, सॉरी। और आप देखते हैं यहाँ कुषाण का साम्राज्य है। तो क्या होगा, जैसे ही शकों को मौका मिलेगा किधर विस्तार करेंगे, अपनी सीमा से बाहर। तो क्या होगा, इनका सबसे पहले शकों का आमना सामना किससे होगा? सातवाहनों से होगा। और सातवाहन साम्राज्य भी उत्तरी महाराष्ट्र और उत्तरी आंध्र में शुरुआत हुआ। तो दक्षिण में तो धीरे धीरे जाएगा, लेकिन इनकी सीमा पे ही सबसे पहले हम देखेंगे कि शक बैठे हुए हैं। तो ये बहुत ही प्राकृतिक सी बात है कि सबसे पहले इन्हीं दोनों का आपस में आमना सामना होगा। और जब आमना सामना होगा तो क्या होगा, कई जंगें लड़ी जाएंगी। अब हम जरा उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये शकों का साम्राज्य है, और हम पढ़ते हैं कि ये सबसे बड़े जो थे सातवाहनों के विरोधी थे। इनके सबसे बड़े शत्रु क्या थे? यही थे। और एक ऐसा भी समय आया कि शकों ने क्या किया, सातवाहनों को उनके डोमिनियंस जो थे, उनका जो क्षेत्र था, जो आधिपत्य था पश्चिमी आपके महाराष्ट्र और उत्तरी महाराष्ट्र में, वहाँ से ढकेलते हुए इनको काफ़ी पीछे तक पहुँचा दिया था। यानी कि जो सातवाहन साम्राज्य था उसकी उत्तरी सीमाएं काफ़ी सिमट गई थी। क्यों? क्योंकि शक जो आक्रमणकारी थे, शक, वो सातवाहनों से शुरुआत में कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थे। और इसका वजह से क्या हुआ, कई बार उन्होंने ऐसा हुआ कि आक्रमण करके जब इन्हें और दक्षिण तक ढकेल दिया। ठीक है, तो हम देखते हैं 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक एक सातवाहन शासक आता है, गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो था, ये एक महान सातवाहन शासकों में गिना जाता है। और इसने क्या किया, पुरानी जो सीमाएं थी सातवाहन साम्राज्य की, उनको वापस प्राप्त किया। जो उत्तरी सीमा थी, जो सिमट चुकी थी। क्यों? क्योंकि उत्तरी क्षेत्र अब इनका जो पुराना था वो शकों के कब्जे में जा चुका था, उसको ये क्या करते हैं, वापस अपने कब्जे में लेके आते हैं। ठीक है, जो उनके पूर्वजों के लिए था। और इससे क्या होता है, ये जो एरिया था काठियावाड़ और मालवा का, ये शकों से कब्जे से छुड़ा लेते हैं और आगे बढ़ते हुए। सो गाइज, as I have already told you that Shakas and Satavahanas were under a continuous era of conflicts. All right, they were under conflict warfare. They went frequently into war with each other. So they were greatest rivals of each other. So once it happened that Shakas, since they were much more powerful, because obviously they were invaders, and when they came into India and established their own empire, their own state,
their own kingdom, it implies that they were more powerful militarily and they were more superior in terms of their weaponry and also in tactics. So obviously they were more in chance, or you can say in condition, to defeat the Indian rulers or Indian princes. So a time came when Satavahanas reached more deeper into south, and the northern extent or the northern frontier of the Satavahana empire, which was northern Maharashtra and the Andhra region, it went to further southward region because Shakas captured all the area after defeating the Satavahanas. It was Gautami Putra Satkarni, a Satavahana ruler. I repeat, Gautami Putra Satkarni, a Satavahana ruler who ruled from AD 106 to AD 130. He again he went into war with Shakas, and he brought back, or he assimilated back, the lost territories, or the territories which his ancestors earlier ruled but which was eventually lost to Shakas. He reclaimed it back, and it is said that he went to Kathiawar and Malwa region, which is of you can say Gujarat and MP. So you can imagine that in the reign of this Gautamiputra Satkarni, the empire stretched from Gujarat to Madhya Pradesh. All right. तो दोस्तों गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में हम देखते हैं। को एक माँ जो है कहा कि यही एकमात्र ब्राह्मण है, इसने आपको ओनली ब्राह्मण की संज्ञा दी है। ठीक है, तो यानी हमें पता चलता है जो सातवाहन साम्राज्य था, इसके जो शासक थे वो ब्राह्मण थे, और उन्होंने कई क्षत्रिय राजाओं को हराया था। ठीक है, और इसमें से शक भी थे जिनको बाद में क्षत्रिय कह दिया गया जब इनका ब्राह्मणाइजेशन हुआ। कैसे पता चलता है हमें, इनके बारे में जरा आप ये देखेंगे। पहली चीज़, जो सतकर्णी था गौतम, उसने क्लेम किया, उसने दावा किया है कि उसने अपने सबसे बड़े विरोधी नाहपान के पूरे वंश को ही ख़त्म कर दिया। ठीक है, जो सबसे बड़ा एडवर्सरी हम जो इसके समय का पढ़ते हैं, जो कि सातवाहन जो गौतमीपुत्र सतकर्णी का था, वो था नाहपान। उसके वो क्षत्रिय था और उसके साम्राज्य का ही नहीं, उसके पूरे वंश का ही इसने अंत किया। और ये हमें पता कैसे चलता है, इसकी प्रूफ कैसे होती है कि वास्तविकता में इसका जो क्लेम था, इसको जो दावा था वो सही था। तो हम देखते हैं कि लगभग 800 जो है चांदी के सिक्के मिलते हैं। कहाँ से? आपके सतकर्णी के ही मिलते हैं, नासिक के पास से। तो नासिक के पास से क्या होता है, सतकर्णी के जो है 8000 ऐसे चांदी के सिक्के मिलते हैं जो इशू किसने किए थे, नाहपान के। लेकिन उन्हीं सिक्कों को दोबारा से सतकर्णी ने क्या किया, ढलवा दिया। ठीक है, सो गाइज, वो नासिक के पास से मिले हैं, लेकिन वो सिक्के सिर्फ नाहपान के नहीं थे, वो सिक्के ढलवाए नाहपान ने थे, लेकिन उन सिक्कों को के ऊपर नाहपान के ही सिक्कों पे दोबारा से सतकर्णी की मोहरें पाई गई हैं। इसका मतलब ये है कि नाहपान के 8000 चांदी के सिक्कों को दोबारा के ऊपर सतकर्णी ने अपनी जो है मुहर ढलवा दी, यानी अपने सिक्के बना लिए उसको। ये तभी हो सकता है जब सातवाहन जो सम्राट था आपके गौतमीपुत्र सतकर्णी, वो नाहपान को पूरी तरह से हरा दे। ठीक है, तो इससे इसकी पुष्टि तो हो ही जाती है। ठीक है, अब गौतमीपुत्र सतकर्णी जो था, उसका जो वंशज था, यानी उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी था जिसने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में संभाल ली, वो था वशिष्ठिपुत्र पुलमयी, जो 130 से 151 ईस्वी तक जो अपना शासन चलाता है। ठीक है, वशिष्ठिपुत्र पुलमयी के बारे में जरा पढ़ते हैं। वशिष्ठिपुत्र पुलमयी ने क्या किया, अपने जो सिक्के थे और अपने जो इंस्क्रिप्शन थे उसके कहाँ मिलते हैं, आंध्र में मिलते हैं। यानी आप देखेंगे कि आंध्रा का जो दक्षिणी इलाका है वहाँ तक इसका जो किस समय में साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। और उसका जो राजधानी थी वो गोदावरी नदी पे बसे औरंगाबाद जो शहर है तत्कालीन, जो आज के समय में औरंगाबाद शहर है, वहाँ पे एक जगह है प्रतिष्ठान, जिसको पैठान प्राकृत भाषा में कहा जाता है, वहाँ पे इसने अपनी राजधानी बसाई। ठीक है, और ये जो इसके इंस्क्रिप्शंस थे, यानी इसके जो शिलालेख मिले हैं, जो आपके क्या बोलते हैं दक्षिणी गोदावरी और कृष्णा के पास जो आंध्रा रीजन में, जिससे इसके शासन का उस इलाकों में इसके शासन की पुष्टि होती है, वो सारे जो शिलालेख हैं वो इनकी राजभाषा, यानी सातवाहन साम्राज्य की राज्यभाषा प्राकृत में लिखे गए थे, और इनकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो शक रूलर था सौराष्ट्र का, रुद्रदमन I,
रुद्र दमन वन 130 से 150 AD तक इसने शासन किया। इसने अपनी पुत्री का विवाह पुलमाई के साथ किया, यानी इन दोनों में क्या थे, इन दोनों परिवारों के बीच में वैवाहिक संबंध थे। इसी वजह से इसने 2 बार पुलमाई को हराया तो ज़रूर, लेकिन उसके वंश का अंत नहीं किया। ठीक है। यज्ञश्री शतकर्णी जो था 165 से 194 ईस्वी तक जिसका शासन था, वो आखिरी महान सातवाहन शासक था। ठीक है। और देखते हैं कि इसने मालवा, उत्तरी कोंकण और से लेकर के शका को भी जो है हराया था। जो शक साम्राज्य थे वहाँ पे भी इसने हराया था। और इसके जो सिक्के हैं मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। यानी पता चलता है कि इसके समय में साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। और ये व्यापार का एक तरीके से समर्थक था, व्यापार में काफ़ी भाग लेता था, काफ़ी उसको प्रमोट करता था। कैसे पता चलता है? क्योंकि इसके सिक्कों में बड़े बड़े जो वह जहाज़ थे उनकी जो है तस्वीरें बनी हुई हैं। ठीक है। सो गाइज, द शका रूलर ऑफ सौराष्ट्र वाज रुद्रदमन। ही डिफीटेड पुलमाई ट्वाइस इन बैटल, बट ही डिड नॉट एलिमिनेटेड द क्लैन ऑफ हिम बिकॉज ही वेडेड हिज डॉटर, दैट इज रुद्रदमन वन gave his daughter in marriage to Pulmai, all right, or Pulmai married the daughter of Rudradaman I. Thus, twice after being defeated by Rudradaman I, the Satavahan Empire or the Satavahan clan was not wiped off completely, all right. So the last great ruler of the Satavahans were Yajna-Shri Satkarni. Yajna-Shri Satkarni, he ruled from Malwa to Konkan. All that Konkan is that Goa beach, Goa coast and the southern part of it. That is the Konkan coast. So he reached from Malwa. Malwa is in Madhya Pradesh, and his coins are found in Malwa, Konkan, MP, Gujarat and Maharashtra. All right. His coins are found in MP, Gujarat, Maharashtra and Andhra. And he was a patron of trade and commerce. And how we assume it? Because there are inscriptions or there are pictures of boats, sailing boats on his coins, which indicate that he might have patronized or he was a great patron of trade and commerce. All right. So this was about 2-3 main emperor of the Satavahan Empire. Now let's go about various aspects of these empires. All right. So let's discuss about material culture under the Satavahanas. तो दोस्तों, जो मटीरियलिस्टिक था, जो कल्चर था सातवाहन के बारे में, जरा हम उसको पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सातवाहन ने क्या किया था, नॉर्थ का काफ़ी जो इनके एक तरीके से मेल जोल हुआ नॉर्थ उत्तरी भारत से, उससे बहुत सारी चीज़ें इनमें इनकॉर्पोरेट की इन्होंने। एक तरीके से कहिए कि सातवाहन साम्राज्य के टाइम पे एक राज्य के निर्माण में काफ़ी उन्होंने अहम योगदान किया था। लेकिन सिर्फ वही चीज़ें नहीं थी, उत्तरी चीज़ें ही नहीं थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो लोकल भी थी जिसको इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। जरा उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं और दोनों के सम्मिश्रण का क्या परिप्रेक्ष्य था, क्या क्या तत्कालीन जो है चीज़ें थी, जरा उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले जैसे मैंने बताया कि लोकल और उत्तरी जो चीज़ों का मिक्सचर था। अब 200 BC से पहले, 200 ईसा पूर्व से पहले आप देखेंगे कि जो फावड़े हैं, लोहे के फावड़े, उनका इस्तेमाल बहुत कम मिला है, ज़्यादा मिला नहीं है। यानी ये कहाँ से आए होंगे, उसके बाद अगर इनका विस्तार होता या इनका प्रचलन बढ़ता तो कहाँ से माना जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर आपके उत्तर से ही माना जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पहले दो आपके शताब्दी हैं, यानी पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी, उसमें आप देखेंगे कि जो कुदाल और जो फावड़े हैं लोहे के, उनका इस्तेमाल जो है क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। और सबसे पहली चीज़, जो ये फावड़े थे ये सॉकेटेड थे, जो कि पहले नहीं मिलते। मैं आपको बताता हूँ सॉकेटेड क्या होते हैं। आपने देखा होगा जो फावड़े का स्ट्रक्चर होता है, ये होता है, यहाँ पे एक होल होता है जिसमें ये इस तरीके से जो है, ये जो आपका लकड़ी का हिस्सा होता है लगाते हैं और ये आपका फावड़ा होता है। तो ये जो पोर्शन है ना, इसी को सॉकेट कहते हैं, जिसमें वो आपकी जो रॉड, लोहे की रॉड या फिर जो आपकी लकड़ी का जो एक रॉड होता है ना, जिसको लगाते हैं, हैंडल जिसे आप बोलते हैं,
तो ये आपका हैंडल हो गया जिससे अटैच करते हैं ना, इसी को आप क्या कहेंगे, सॉकेट कहेंगे। ये पहले नहीं थे, लेकिन इसके बाद सॉकेटेड आपके होज मिलते हैं, सॉकेटेड फावड़े मिलते हैं, ठीक है। और तमाम जो आपके साइट्स हैं जहाँ से इनका एक्सकेवेशन और खुदाई में वहाँ चीज़ें जो मिलती हैं वो सॉकेटेड होज मिलती हैं, सिकल यानी हसिया मिलता है, स्पेड्स मिलते हैं, एक्सिस कुल्हाड़ी, आयरन मिलता है और एजेस मिलते हैं। ये तो आपके मिलते हैं एग्रेज जो है एग्रीकल्चरल जो टूल्स हैं। जो हथियार मिले हैं, टैंग्ड एंड सॉकेटेड एरोहेड्स और डैगर्स मिले हैं। डैगर यानी कि खंजर। तो टैंग्ड एरोहेड्स यानी आप देख सकते हैं जो बाण में जो आपके जो तीर का जो अगला हिस्सा होता था एरोहेड्स, वो ये लगा हुआ, यहाँ पे आप क्या करेंगे, हैंडल में यूँ कर देंगे, ये है टैंग्ड। और सॉकेट है, ये जो सॉकेटेड एरोहेड यानी क्या करेंगे आप, है जो उसका जो शैफ्ट है वो यूँ अंदर लगा देंगे। यही दोनों में डिफरेंस है, ये चीज़ आपको बाद में मिलती है, ठीक है। सो गाइज लेट्स रिपीट इन इंग्लिश। So the materialistic culture under Satavahanas was a fusion of local culture as well as the northern culture. Why? Because under the influence of northern ingredients or the or whatever they assimilated and learned from northern growth or the materialistic growth or advances in the northern area, they incorporated it in their culture and made their own original or their regional culture upgraded, or they are upgraded it already. All right. So up to year 200 BC, from ancient past to year 200 BC, we see that not much of iron hose are found, but a lot of them are found in the first 2 centuries of the Christian era. All right. So it means that it was due to the contacts of the northern contacts, due to which their own materialistic culture, you can say, got improved or get refined. They started using iron hose. All right. And these iron hose were fully socketed. Then now what do you mean by socketed hose? So this is the hoe, if you have seen it, and there is a ring like structure attached to it where the handle is inserted, and this is how you use this hoe. All right. So this hoe was completely socketed. All right. Now there were a range of agricultural and military tools or agricultural tools as well as weapons which were recovered in the excavated site. Let's discuss what were those weapons and tools. So the socketed hose, sickles, spades, axes, razor, plusher and edges were the agricultural tools recovered from the excavated sites. And the weapons which we come at are tanged arrowheads and socketed arrowheads and daggers. So these are, if you don't know what are tanged and socketed arrowheads, these are the arrowheads. In tanged arrowhead, the shaft is, if it is you can say this arrow has an elongation, the lower part has an this elongation which is put into this shaft. All right. But in socketed arrowhead, the shaft is inserted into this socket. All right. Now in Karimnagar there has been found a blacksmith shop. Now what does this imply? एक वो कहते हैं ना लोहार, हिंदी में भाषा में बोलते हैं, लोहार का जो कारखाना है वो मिलता है करीमनगर में उस ज़माने का। इसका मतलब क्या है, करीमनगर और वारंगल के जो इलाके हैं वहाँ कई सारे जो आपकी लोहे की खदानें हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ होगा, और यही कारण है कि आगे की जो पहली 2 शताब्दियाँ हैं जो वहाँ जो अचानक से इतने सारे जो हमारे पास हथियार आते हैं, जो लोहे के हथियार, वो कहाँ से आए होंगे इसका हमें अंदाज़ा लग सकता है। और ये कारण था कि सातवाहन एम्पायर कैसे विस्तार किया होगा, क्योंकि इसके पास इतने हथियार थे जो आगे उत्तर और दक्षिण में इसके विस्तार के, तो इसके लिए काफ़ी मददगार साबित हुए होंगे। ठीक है। So friends, blacksmith was found at Karimnagar, which implies that iron ores of Karimnagar and Warangal were used for making agricultural tools as well as weapons. All right.
So there is a field, there is a place in Karnataka called Kolar where gold mines were found. So in this area, in the Kolar area, gold has been excavated. We come to this conclusion, but how? We see Satavahana Empire used lots of gold, not as a coin but for bullion. Now what is difference between coin and bullion? See, if we struck a coin and give a value to it, if we assign a value to it, then it becomes a coin, alright. But if we use gold by the virtue of its weight, alright, if we do not use it as a currency, but we used to barter it, or we used to purchase various commodities in gold by its weight, not by its value, then the gold is said to be used as bullion. ऑलराइट, तो दोस्तों कोलार की जो आपके सोने की खदान है, वहाँ से काफ़ी सारा सोना भी प्राप्त किया गया और इस सातवाहनों ने उसका इस्तेमाल किया। और हमें पता चलता है क्योंकि जो सोने के सिक्के के तौर पे सोने का कभी इन्होंने इस्तेमाल किया नहीं, इन्होंने बुलियन के तौर पे इस्तेमाल किया। और मैं बता दूं सोने के सिक्के और बुलियन में क्या अंतर है। सोने का सिक्का मतलब क्या होता है कि अगर आप बता दो कि इस सिक्के का इतना वैल्यू है, यानी ये जो सिक्का है इतनी चीज़ें खरीद सकता है, या उसकी करेंसी की अगर एक वैल्यू हो तो वो हमें क्या है, एक सिक्का के तौर पे उसके करेंसी के तौर पे यूज़ किया। लेकिन बुलियन के तौर पे यूज़ करने का मतलब ये होता है कि वो आदान प्रदान पे, यानी कि जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो वो 10 ग्राम सोने का में आप कितना ले रहे हो, यानी उसकी करेंसी वैल्यू नहीं है, बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स वेट। तो आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, सोने के टर्म्स में आप बार्टरिंग कर रहे हो, ठीक है। तो सोने के सिक्के नहीं यूज़ हुए हैं, बुलियंस यूज़ हुए हैं, ठीक है। और सिर्फ सोने के सिक्के इस्तेमाल नहीं हुए। अब जरा हम पढ़ते हैं और कौन कौन से मेटल्स थे जिनमें सातवाहनों ने सिक्के आपके डलवाए। पहली चीज़ तो लेड, दूसरी चीज़ पोटिन, कॉपर और ब्रॉन्ज। और जो पोटिन है यह है कॉपर, टिन और लेड के एक मिक्सचर जो कि चांदी के जैसा दिखता है, उसके भी सिक्के डलवाए गए, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये जो सिक्के हैं इसमें ये अलग अलग जगह पाए गए हैं। आप देखेंगे इनका जो विस्तार है दक्षिणी आंध्र से लेकर के मालवा प्लेटू तक पाया गया है, ठीक है। और अलग अलग जगह अलग अलग सिक्के पाए गए हैं। जैसे इन्होंने आपने देखा कि कॉपर के भी सिक्कों की मैंने बात की, जो नापान के सिक्के जो है जो पाए गए थे उसको सतकर्णी ने क्या किया, दोबारा से ढलवाया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो धान है, धान की जो आपने सुना होगा रुपाई होती है, यानी धान को पहले नर्सरी में उगाते हैं, फिर उसको ले जाके क्या करते हैं, खेतों में उसकी रुपाई करते हैं। इसको कहते हैं पैडी ट्रांसप्लांटेशन। ये जो पैडी ट्रांसप्लांटेशन है ये पहली 2 सेंचुरीज तक क्या है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पाते हैं। ये पहली 2 सेंचुरी के बाद में या पहली 2 सेंचुरी के पहले इसका बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं देखेंगे। सातवाहनों के टाइम पे ही कृष्णा और गोदावरी रीजन में इसकी शुरुआत होती है और इसके चलते क्या होता है, धान का जो प्रोडक्शन होता है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप देखेंगे कि भारत आज भी कहते हैं कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि प्रधान देश है। तो जब अचानक से कृषि का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एक नई तकनीकी के चलते, तो क्या होगा, इससे होगा कि एक बड़ी जो ग्रामीण आबादी है वो इतना उत्पादन करती थी कि एक ठीक ठाक एक बड़ी सेना को मेंटेन किया जा सके, या सेना जो है रखी जा सके, ठीक है। और इससे क्या हुआ और इसका पता कैसे चलता है, एक इतिहासकार था प्लिनी, उसने अपनी किताब में मेंशन किया है कि आंध्राओं के पास 1 लाख इन्फेंट्री थी, यानी 1 लाख पैदल सेना थी, 1000 हाथ जो सेना थी उसमें 1000 हाथी थे और 2000 घुड़सवार थे। इतनी बड़ी सेना को सस्टेन कर रहे थे, ठीक है। तो गाइज सातवाहनास issued their metals in lead, potin and copper and bronze. So potin was a mixture of copper, tin as well as lead which looked like silver. And now let's move on to their other aspects. So the paddy transplantation, like which was not known in pre-Christian era, which we see that it was adopted, and when this new agricultural practice was adopted in Krishna Godavari Valley, which is already very fertile, the production of rice
all right, was increased, and it is also we can say that if the crop production increases, obviously there was a rural population which was under cultivation. There was a big rural population which was under cultivation, or which was cultivating, which reaped such a huge crop, all right. And if such a great amount of crop is being cultivated, it means that somewhere they might be able to sustain a big army or a formidable size of army. And a Greek historian, Pliny, mentions that Andhras maintained an army of around 1 lakh infantry, 1000 elephants and 2000 horsemen, or a cavalry of strength of 2000. So this was the strength of the armies which Pliny mentions, all right. So already, if this was the strength of army, they have a potency, or they have the strength to stretch their empire in the given scenario, all right. So people of Deccan acquired the knowledge of coins, ring wells, burnt bricks, art of writing, etc. from north, as I have already told you. And how we come to know about it? Regular use of flat perforated roof tiles and fire baked bricks has been evident in Pedabankar in Karimnagar district. जो दोस्तों करीमनगर जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक पेड़ाबंकुर इलाका है, वहाँ पे आप देखेंगे कि परफोरेटेड रूफ टाइल और भट्ठी में पकाए हुए जो ईंटें होते हैं वो मिलते हैं, और ये इस बात को सत्यापित करते हैं कि जो उत्तर भारत से इन्होंने मतलब जो सीखा था रिंग वेल्स का इस्तेमाल करना और तमाम चीज़ें जो लेखकी वगैरह लिखना वगैरह वहाँ से सीखा था, ठीक है। और ये और सत्यापित कैसे होता है आप देखेंगे, लमसम 22 जो ब्रिक्स हैं, ब्रिक लाइंड वेल हैं, यानी जो पक्के कुएं जिनको कहे जाते हैं, वो पाए जाते हैं इसी इलाके में, और वो 2nd सेंचुरी AD के हैं, 2री शताब्दी ईस्वी के, इसके पहले के नहीं हैं। यानी ऑब्वियस सी बात है, ये पहली या दूसरी सदी में जब उत्तर भारत के संपर्क से ये सारी चीज़ें इन्होंने इनकॉर्पोरेट की, तब इसका विस्तार हुआ। और अंडरग्राउंड ड्रेन्स जो थे, यानी ढकी हुई नालियाँ जो कि एक सोकपिट तक जाती थी, वो भी पाई गई हैं। और ये अंडरग्राउंड लाइन जो थी नालियाँ, वो क्या थी? ब्रिक्ड लाइंस थी, ठीक है। यानी कि ये भी सब आपकी जो है दूसरी ईसा पूर्व में ही आपको मिलता है। इससे ये पता चलता है कि इसी समय के आसपास ही कहीं ना कहीं ईंटे का, पके हुए ईंटे और लिखने वगैरह का जो है इस्तेमाल बढ़ा। प्लिनी एक और बात कहता है, जो आंध्र साम्राज्य था जो कि आपके पूर्वी दक्कन में, उसमें कई गांवों के अलावा 30 वॉल्ड टाउन्स थे, यानी वो शहर जिनकी पूरी किलेबंदी हो, ठीक है। प्लिनी जो कहता है कि कई जो है उनके पास गांव तो कई थे, अनगिनत गांव थे उस मतलब आंध्र साम्राज्य में, लेकिन 30 ऐसे शहर थे जो पूरी तरीके से दीवारों से घिरे हुए थे, ठीक है। सो गाइज, दिस flat perforated roof tile and fire baked bricks, which I am telling you, which is that Andhras or Satavahanas, they acquired this knowledge from the north, because in 2nd century AD we find various brick lined wells, around 22 brick lined wells have been found in Karimnagar district, that is the Pedabankur area in the Karimnagar district. And not just brick lined wells in this of 2nd century AD, but also brick lined, you can say, drains, covered drains which are leading to a soak pit has been found. So this shows how much the urban culture evolved under the influence of north, all right. And this was not only about the wells, ring wells, and the, you can say, the underground drains that were found. Pliny, which I have told you, that mentions about the military strength of Satavahanas,
he tells that apart from numerous villages, 30 such towns were there which were completely walled in the Satavahan Empire. All right, so this tells that how much evolution they did in the first 2 centuries. All right, so the Roman coins found in eastern Deccan in the area between Godavari and Krishna indicate about foreign trade. All right, so the Pandyas, sorry, not about Pandyas, their southern the southern neighbors of Satavahanas, that is Pandyas, Cheras and you can say Cholas, these were already trading with the Roman Empire, and these Roman coins when found in Satavahana Empire, it means that they also traded with the Roman Empire. And just now I have told you that the last great emperor, that is Yadnya-Shri Satakarni, he got, which also indicates about growing foreign trade. And foreign accounts also mention about cotton products of the Andhras. तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वॉल्ड शहर थे वो तो थे ही, रोम के कई रोम के सिक्के भी पाए गए हैं आपके सातवाहन साम्राज्य में। और ये विदेशी जो आपके एम्बेसडर्स थे उनके जो किताबें हैं, जैसे प्लिनी हो गए, इनके उसमें आप इनके जो अकाउंट्स उसमें आप देखेंगे कि इनका जो साम्राज्य था वो कॉटन ट्रेड के लिए, यानी सूती कपड़ों के या उससे बनी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था। ठीक है, और एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि इनके जो दक्षिणी पड़ोसी थे पांड्या, चेरा और चोलाज, वो भी रोमन साम्राज्य से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करते थे। और पूर्वी हिस्से में अगर सोने के सिक्के पाए गए रोमन, इसका सीधा मतलब है कि ये हिस्सा भी रोम साम्राज्य से काफ़ी ज़्यादा जो है संपर्क में था। और मैंने आपको बताया कि जो यज्ञश्री सतकर्णी था, जो आखिरी बड़ा या आखिरी महान शासक था जो है सातवाहनों का, उसके सिक्के पे नाव बनी हुई मिलती है। ये भी दिखाता है कि काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पे विदेशी व्यापार या वाणिज्यिक कार्य होता था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य से या बाद तक भी आप देखेंगे कि जो भी भारत में ट्रेड होता था, उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक का जो भी व्यापार या व्यावसायिक सारे काम होते थे वो सड़क मार्ग से होते थे, ना कि जल मार्ग से होते थे। तो जल मार्ग से अगर कुछ भी व्यापार हो रहा है तो वो मोस्टली कहाँ से हो रहा है, विदेशों में हो रहा है। ठीक है, तो गाइज़ जो अगला पार्ट है वो अब हम यहाँ से आगे से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। ठीक है, इसका आगे का पार्ट।